राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। आज राम नाम की लूट सर्वत्र हो रही है और इस लूट के पीछे एक महान शख्सियत है। आज हम उस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं। यह हैं श्रीमती आशा शैली। श्रीमती आशा शैली जो एक कवित्री हैं, कहानीकार है, गज़ल गायिका है और उपन्यासकार हैं। साहित्य के क्षेत्र में एक अद्भुत इनका योगदान और नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत। आज श्रीमती आशा शैली जी से हम दर्शकों का रूबरू ये इंटरव्यू करा रहे हैं। मैं श्रीमती शैली जी सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपका स्वागत है आज के इस चर्चा में, और आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा और आपका जन्म कहाँ हुआ और साहित्य में आने से पहले तक की आपकी जीवन की यात्रा कैसी रही। नमस्कार दर्शकों, मेरा जन्म अविभाजित भारत में हुआ। मैं उसको पाकिस्तान कहना नहीं चाहती क्योंकि मेरे मन में वो भारत ही है। रावलपिंडी शहर के नज़दीक एक गांव था, है अभी भी, आसमान खट्टर जिसका नाम है, और वहाँ लुई नदी बहती है, काफ़ी प्रचंड सतलुज की तरह। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ, उस गांव में। और सन 42 में हुआ मेरा जन्म। उसके बाद बचपन का बहुत थोड़ा सा समय हम लोगों को मिला क्योंकि तब विभाजन हो गया देश का। उथल पुथल मेरे जन्म के शायद 2-3 साल बाद ही शुरू हो गई थी। तो वो सब चल रहा था, लेकिन ये है कि हाँ 4-5 साल बचपन के देखे हैं। उसके बाद तो विभाजन हो गया, तो हमारे माता पिता जो विपत्तियों में घिर गए, तो फिर बचपन कहाँ रहता है, फिर सब ऐसा ही चलता है। तो हाँ, मेरी शिक्षा हल्द्वानी में हुई है। अजीब बात है कि वो शिक्षा जो स्कूल जिन्होंने चलाया था वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी की माता थी, और स्वतंत्रता संग्राम में उनके बेटे ललित की मृत्यु हो गई थी, जिसके नाम पर उन्होंने ललित महिला विद्यालय स्कूल का नाम रखा था। मेरी शिक्षा वहाँ हुई और बस उसके बाद फिर हिमाचल में आ गई, विवाह इधर हुआ। मेरे पति यहाँ नौकरी में थे तो मुझे हिमाचल आना ही था। तो बहुत सारा समय हिमाचल में गुजरा है, 40-45 साल करीब हिमाचल को नमन करते हुए मेरे निकले हैं। यही सब बचपन की समझ लो, जवानी की समझ लो, जो भी हैं यादें यही हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो आप अविभाजित भारत में पैदा हुई हैं और साहित्य की ओर आपकी जो अभिरुचि है ये कैसी हुई? क्योंकि आपने तो आज़ादी के और बंटवारे के दंश को भी सहा है, देखा है। क्या वो भी एक कारण था आप में साहित्यिक रुचि के प्रति प्रेम पैदा होने का? शायद हो सकता है कि वो भी कहीं गहराई में रहा हो, क्योंकि वो जो घटनाएं मैंने देखी हैं वो भूलती तो है नहीं। तो कहीं संवेदनशील मन होता है जो उन चीज़ों को सबको ग्रहण करता है, और वो पीड़ा कहीं ना कहीं दबी रहती है और समय पाके निकल आती है। लेकिन इसके पीछे शायद मेरी माँ भी कारण रही हैं, क्योंकि वो फिल्मी धुनों पर भजन लिखा करती थी। तो लगा कि ये अच्छा है, अच्छा लगता है जब वो भजन गाया करती थी लिख के, तो बहुत अच्छा लगता था। तो शायद कहीं वहाँ से भी प्रेरणा रही हो, जाने अनजाने। और हमारे पिताजी की संगति में जो लोग बैठा करते थे, क्योंकि मैं अपने माता पिता की पहली संतान हूँ, तो मेरे पिताजी मेरे विवाह तक भी युवा ही थे। तो उनके संगति में जो लोग बैठते थे वो शेर व शायरी करते थे, वो भी कहीं दिमाग में रहा। तो कुछ ऐसा ही लगता है कि
शायद वो सब संस्कार रहे हों। जी, बहुत खूब। तो अभी आप शैल सूत्र नामक की एक पत्रिका की प्रधान संपादक हैं। शुरुआत ही आपने इस पत्रिका की है और आप 80 साल की उम्र में प्रवेश करने जा रही हैं और आप प्रवेश कर चुकी हैं। तो हम चाहेंगे कि आप 100 का जो आंकड़ा है उम्र का ये अवश्य छुएं। हम सभी की शुभकामनाएं इसके लिए आपके साथ हैं। तो आपने शैल सूत्र का एक सिंगल पर्सन आर्मी के रूप में ये कार्यभार अभी तक आप निर्वहन करती रही है, चलाती रही है इस पत्रिका को, और इस पत्रिका में बहुत देश के और विदेश के भी जो जाने माने साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उन सब की रचनाएं प्रकाशित होती रही है। ये तो एक झलक है आपके साहित्य के प्रति जो अभी तक संघर्ष आपने किया है इसके अलावा साहित्य में आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। साहित्य में अगर कहें तो मैंने लगभग हर विधा में लिखा है। गीत, गज़ल, कहानी, लघु कथा, शोध, बाल साहित्य, सभी विधाओं में लिखा है। नाटक कम लिखा है लेकिन लिखा है। तो हाँ, मेरी अभी तक 30 पुस्तकें आ चुकी हैं, जिनमें 3 कहानी संग्रह हैं। एक वयस्क उपन्यास है छाया देवदार की, काफ़ी चर्चित भी हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा है मैंने छाया देवदार की। और बाल साहित्य में मेरा एक बाल उपन्यास कलकत्ता से अंडमान तक 2 साल पहले पुरस्कृत भी हुआ है शिल्पी चड्ढा पुरस्कार से। और अभी फ़िलहाल नया उपन्यास मेरा बाल साहित्य उपन्यास जो है, इस पार से उस पार, हिमाचल की पृष्ठभूमि पर डायमंड बुक से आया है। तो इस तरह से कविता, गीत, गज़ल सभी कुछ है। तो कुल मिला के मेरी 30 पुस्तकें हो गई हैं। वाह, 30 पुस्तकें अभी तक आपने प्रकाशित की हैं, जिसमें कहानियाँ भी हैं, उपन्यास भी हैं, कविताएं भी हैं, गज़लें भी हैं। तो कुछ गज़ल के कुछ अंश अगर आपको याद हो तो हम सुनना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे। चंद शब्दों में आप गज़ल के माध्यम से अपने दिल की भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, बहुत सादा शब्दों में लिखती हूँ। न तो बहुत कठिन उर्दू होती है, न बहुत कठिन हिंदी होती है, साधारण शब्दों में लिखती हूँ। और वैसी एक गज़ल मुझे खुद को बहुत पसंद है। अब बाकी लोगों को, श्रोताओं को, दर्शकों को कितनी पसंद आती है वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो 2-4 शेर मुझे याद आते हैं मैं सुना देती हूँ। हर कदम पे है परखी हुई दोस्तों, हर कदम पे है परखी हुई दोस्तों, फिर भी है जिंदगी अजनबी दोस्तों, हर कदम पे है परखी हुई दोस्तों। प्यार को ढूंढ लो हर गली दोस्तों, प्यार को ढूंढ लो हर गली दोस्तों, प्यार को ढूंढ लो हर गली दोस्तों, प्यार की है ज़रूरत बड़ी दोस्तों, प्यार की है। प्यार के बिन गुजरता नहीं एक पल, कैसे गुजरेगी ये जिंदगी दोस्तों, कैसे गुजरेगी ये जिंदगी दोस्तों। शेर बतौर ख़ास। क्या पता कब पटक दे हमें गर्दिशें, क्या पता कब पटक दे हमें गर्दिशें,
कब हमें घेर ले बेबसी दोस्तों, क्या पता घेर ले कब बेबसी दोस्तों, प्यार की है ज़रूरत बड़ी दोस्तों। वाह, बहुत खूब। प्यार की इस जीवन में सभी के लिए बहुत ज़रूरत होती है और वो जब उम्र के पड़ाव में हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो प्यार ईश्वर के प्रति होना चाहिए, मुझे लगता है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लग जाती है, क्योंकि उम्र के बढ़ते पड़ाव के साथ मनुष्य को फिर समझ पैदा होनी शुरू हो जाती है कि अगर कुछ है इस जीवन से पहले और जीवन के बाद भी, वो सिर्फ ईश्वर है। तो इसी ही बात को ध्यान में रखते हुए आपने जो राम नाम का मन का लिखा है, जिसमें आपने चौपाइयाँ लिखी हैं, दोहे लिखे हैं, जो बहुत खूबसूरत लोगों के द्वारा सराहे भी गए हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये प्रेरणा राम नाम का मन के में जो चौपाइयों और दोहे की आपने रचना की है, ये प्रेरणा कैसे मिली और इसमें खास कुछ क्या है आपके हिसाब से? खास ये है कि हम लोगों को बचपन से ही घर घर अखंड रामायण में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। जब हम बहुत छोटे थे तो अखंड रामायण गली मोहल्ले में होती थी, तो माएँ शाम के टाइम खाना बनाने चली गई हैं तो रात को ड्यूटी लड़कियों की लगती थी, तो वहीं से मन में एक कथा का रस भी है रामायण में और गीत का रस भी है, कविता का रस भी है। तो उसी से बचपन से लेके राम नाम अनुराग मेरे मन में है और मेरे इष्ट राम ही हैं। मैंने बचपन से राम को अपना इष्ट माना है और उसी वो कविता कब राम नामी दोहों की ओर मुड़ गई मुझे नहीं पता चला। ऐसे ही लिखते लिखते दोहे लिखती रही हूँ। रोज़ एक दोहा फेसबुक पर डालती हूँ लिख के राम नाम का। ईश्वर की प्रेरणा है, बजरंगबली की प्रेरणा है, क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ ये मैं मानती हूँ कि राम मेरे सर्वस्व हैं और उनके बिना मैं एक सांस भी नहीं ले सकती। वही सब मन से निकलता रहता है, जो एक दास्य भाव, सखा भाव, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो मेरे इष्ट बालक राम हैं, मैंने उनके प्रति भजन भी लिखे हैं, दोहे भी लिखे हैं, चौपाइयाँ भी लिखी हैं। तो अभी ये बस कुछ मित्रों का आग्रह था कि मैं इनको छपवा दूं, तो थोड़ा सा 800-900 दोहा हो गया है लगभग एकत्र। तो ये थोड़े से 108 राम नाम के दोहे हैं, इनका मन का एक निकाल दिया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये सराहा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। कहीं से भी अचानक फ़ोन आता है कि हमें राम नाम मन का चाहिए, उस समय मेरे को ये लगता है कि मैं सफल हो गई, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। बहुत बढ़िया। तो अब मैं द्वारा आपके जो जीवन शैली है, आशा शैली जी की जो जीवन शैली है, उसकी ओर आना चाहता हूँ। आप सुबह से शाम तक पत्रिका के संपादन को लेकर जो लेख आकलित करते हैं, एकत्र करने हैं, रचनाएं लोगों की आमंत्रित करनी हैं, उनको टाइप करना है कंप्यूटर पे, जो आप स्वयं करती हैं उस उम्र में हिंदी में बहुत प्रवीणता के साथ, और पेज की सेटिंग करनी है, कोरल ड्रॉ में काम करना है और प्रूफ रीडिंग करनी है, प्रिंटेबल वर्जन में अपनी किताब को लाना है। ये सारे आप स्वयं काम करती हैं कंप्यूटर पे। ये एक बहुत बड़ा काम है और इस तपस्या में आप कई दशकों से कार्यरत हैं और ये आगे भी प्रवाह इस पत्रिका का, इस संवाद का, साहित्य संवाद का चलता रहना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप क्या चुनौतियां देखती हैं आने वाले समय में कि पत्रिका बखूब चलती रहे, जिस उद्देश्य से आपने शुरुआत इसकी की है? आपने सही कहा है कि पत्रिका के लिए चुनौतियां होती हैं, विशेष तौर पर साहित्यिक पत्रकारिता के लिए बहुत चुनौतियां हैं। आप अखबार निकाल लीजिए, आपको विज्ञापन मिल जाएंगे, लेकिन जब आप साहित्यिक पत्रिका निकालते हैं
तो आपको विज्ञापनों के लिए बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। हाँ, ऐसा है कि आपके कुछ अपने लोग हैं जो आपको उसमें मदद कर देते हैं, आर्थिक भी, फिजिकल भी और तरह से भी, तो उससे जो है थोड़ा सा सफ़र आसान हो जाता है। वरना साहित्य का सफ़र कठिन है, बहुत कठिन है। अगर कोई ये सोचे कि मैं साहित्य से रोटी खा सकता हूँ तो थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। वैसे लोग कमा भी रहे हैं इसमें अपने अपने ढंग से, लेकिन अगर शुद्ध साहित्यिकता की तरफ आए आदमी तो बस मानसिक संतुष्टि वाली बात तो ठीक है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। हाँ, आपको साहित्यिक लेखकी योगदान आपको बहुत मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे हीरे होते हैं जो लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, और उनको मंच नहीं मिलता है। मुझे गर्व है कि शैलसूत्र ने बहुत लोगों को मंच भी दिया है, और इसमें मैं विशेष योगदान कहना तो नहीं चाहिए कि आप सामने बैठे हैं तो इसलिए कह रही हूँ, लेकिन मुझे आपका सहयोग बहुत मिला है, शुरू से मिला है, अभी तक मिला है, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। रीव ने मेरी बहुत मदद की है, और थोड़ा थोड़ा मिला के बहुत हो जाता है। इस तरह से ये सफ़र आगे बढ़ रहा है। शुरू में जब मैंने पत्रिका शुरू की थी तो मुझे सभी ने मना किया था, अरे कहाँ चक्कर में फंस रही हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे निकालोगी। लेकिन हाँ, अगर मन में भावना सही हो और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको सहयोग मिल जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपके श्रम को समझते हैं, महसूस करते हैं। मैं ठीक है, मैं कंप्यूटर पर खुद काम करती हूँ। मैंने 60 साल की उम्र के बाद कंप्यूटर सीखा, और क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं था, इतनी समृद्धि नहीं थी कि मैं टाइप करवा के और उनको वो पारिश्रमिक दे के वो सारा काम करवाती। और फिर दूसरी बात है कि मैं करवा भी लेती तो फिर मैं क्या करती, मेरा समय कैसे कटता। इसलिए कि मुझे खुद भी मेरा समय अच्छा गुजर जाए और कुछ नया पढ़ने को मिलता है, नया समझने को मिलता है। आज के समय में मेरे साथ विदेशों के बहुत साहित्यकार जुड़े हैं। अभी एक बात आपको बताना चाहूँगी, गौरवान्वित है पत्रिका कि हम लोगों को जो जन रामायण, अखंड जन रामायण का कार्यक्रम 24 घंटे का हुआ है, उसमें मैंने राम नाम के दोहे भी पढ़े हैं और भजन भी गाए हैं। तो उसमें वो रामनामी जन रामायण जो है वो इस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज बुक में आ गई है। और बाकी तो सब लेखन चलता ही रहता है। इंसान कर्म करे तो उसको सहायता भी मिल जाती है। मेरे को याद आती है, हमारी माँ कहती थी कि मनुष्य पर 4 तरह की कृपा होती है, अपनी कृपा, परिवार की कृपा, समाज की कृपा और ईश्वर की कृपा। अब उसमें सबसे पहला स्थान तो अपनी कृपा का आता है। जब आप खुद पर कृपा करते हैं, खुद पर अपना लक्ष्य सही ढंग से चुन के निर्धारित करते हैं, तो आपके ऊपर परिवार भी कृपा कर लेता है। और फिर जब परिवार की कृपा मिलती है तो समाज की कृपा भी मिल जाती है। जब ये 3 कृपा इकट्ठी हो जाएं तो ईश्वर कृपा कर ही देता है। उसको करनी पड़ती है, क्या करे, मजबूर हो जाता है। तो ये सब मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे ये सब तरह की कृपा उपलब्ध है और इसीलिए मैं सफल भी हो पा रही हूँ, हर क्षेत्र में सफल हो पा रही हूँ। शुरू में कम लोग जुड़े पत्रिका के साथ। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप पैसा तो देते नहीं, पारिश्रमिक नहीं देते लिखने का, तो हम लेख नहीं देंगे या रचना नहीं देंगे। लेकिन अब लोग खुद
मेरे पास इतनी ढेरों मेल पड़ी रहती है कि वो उसमें से मेरे को कठिन हो जाता है कि मैं किसको लूँ किसको ना लूँ। तो लेकिन ये है कि हाँ, फिर भी वहाँ भी हम कुछ लोग हैं मेरे साथ, एक डॉक्टर प्रभा पंत जुड़ी हुई हैं पत्रिका के साथ, वो मेरी सहायता करती हैं इसमें। तो वो हमारे लेखन सामग्री थोड़ी उत्तमता ले आती है। हम सोचते हैं कि स्तर हल्का ना हो पत्रिका का, ये हमारा प्रयास रहता है। जी, मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पत्रिका को लंबे समय तक चलना है और हर 3 महीने के बाद प्रकाशन होना है। पूरी वो प्रक्रिया पत्रिका को संपादन या प्रकाशित करने वाली हर 3 महीने के बाद नए तरीके से करनी होती है। अभी हम कितने आश्वस्त हैं कि 1 साल तक 4 बार जो पत्रिका छपनी है, तो 4 बार तक पत्रिका छापने के लिए क्या हमारे पास उचित संसाधन, आर्थिक जो सहयोग होना चाहिए वो है, या इसके लिए हमें कैसे निर्भरता रहती है? कोई निश्चित संसाधन मेरे पास नहीं है। प्रयास करती हूँ, कभी इधर से कभी उधर से। हाँ, ये है कि हिमाचल से मुझे काफ़ी सहायता भी मिली है और हिमाचल सरकार से के विज्ञापन भी कुछ मिले हैं। और अब मैं कैसे बताऊं कि आपकी संस्था ने भी मुझे विज्ञापन बहुत दिए हैं, और भी ONGC से भी कुछ विज्ञापन मिले हैं। तो इस तरह से प्रयास तो करते रहते हैं, जहाँ से मिल जाए। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होता, हमें तो उतना चाहिए होता है जितने से हमारी पत्रिका का खर्चा निकल जाए, और थोड़ा बहुत कभी बच जाता है तो वह अगले अंक के लिए काम आ जाता है, लेकिन निश्चित नहीं है। ये तो मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा उत्तरदायित्व संभाल ले, क्योंकि मैं भी अब अगस्त में 80 साल पूरे कर लूँगी। तो कब तक आँखें भी साथ देंगी, शरीर का एक धर्म है, तो कब तक साथ देगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मेरा प्रयास ज़रूर है कि कोई सशक्त हाथ इसे संभाल ले, तो जो कि चलती रहे पत्रिका। बहरहाल जब तक हूँ तब तक तो प्रयास करूँगी ही। जी, बहुत खूब। साहित्यिक मामलों में अक्सर ये देखा गया है कि बहुत अच्छे अच्छे कवि साहित्यकार रहे हैं, और जो अंतिम स्थिति उनके रही है वो बहुत दर्दनाक रही है। ये उनकी कुछ एक ऐसे भी संदर्भ है कि उनको भोजन तक मुहैया नहीं हो पाया है। बौद्धिक कला के संपन्न हैं, धनी होते हुए भी समाज उस दृष्टि से वो एक सकारात्मक सहयोग का हाथ आगे नहीं उनकी ओर बढ़ा सका कि जहाँ पे उनकी जो एक बौद्धिक जो एक देन इस समाज को रही है उसका एक एक्नॉलेजमेंट हो जाए सोसाइटी की ओर से। तो ये जो आप अकेले इतने बड़े मिशन को अंजाम दे रही है, मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक देख रहे हैं आज इस परिचर्चा को, कि मैं दर्शकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक 80 वर्ष की महिला अकेले इतनी उत्कृष्ट पत्रिका का जो संचालन कर रही है, A to Z सारे काम स्वयं कंप्यूटर पे करके प्रकाशित कर रही है, स्वयं जो स्पॉन्सरशिप है इसके लिए भागना, लिखना, संपर्क करना इस उम्र में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है जो आप कर रही हैं। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, अगर कोई इनकी सहायता करना चाहते हैं आप ज़रूर लिखें। इनका अकाउंट नंबर हम आपको साझा कर लेंगे। द रीव टाइम्स चैनल के माध्यम से ये विशेष अनुग्रह भी हमारा रहेगा सभी से कि जितना भी संभव है मदद की जानी चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अपने स्वार्थ को लेकर तो पूरी दुनिया में व्यापार सभी लोग करते हैं, लेकिन ये जो साहित्य का जो कार्य किया जा रहा है इसमें स्वयं का इनका अपना कोई लाभ एज सच नहीं है, बल्कि जो उभरते हुए साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उनके लिए एक अच्छा मंच प्रदान करना, और साथ में जो लेखनी है लोगों की उसको सहेज कर रखना इस प्रकाशन के रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का और संदर्भ के लिए एक सारगर्भित ये प्रयास इनका हो। तो ऐसे में समाज का दायित्व ये है कि हम ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करें,
जहाँ जितना संभव हो हम मदद करें। मदद के हाथ ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए समाज के उठने चाहिए। तो दर्शकों, मैं चाहूँगा कि आप अपनी इसमें रुचि भी व्यक्त करें कमेंट के माध्यम से, और जिन जिन को अगर इनके अकाउंट नंबर पहुंचाना हो हम इसी टेक्स्ट के माध्यम से पहुंचाएंगे, और डायरेक्टली वो राशि आप इनके अकाउंट में भी पहुंचा सकते हैं। तो शैली जी, मैं अंत में ये जानना चाहूँगा कि नई पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आज मोबाइल का दौर है, डिजिटल इरा है, टीवी से भी लोग हट गए, अब सारे जो पढ़ाई लिखाई सुनना लिखना पढ़ना सब मोबाइल पे होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में नई पीढ़ी को आप साहित्यिक संदेश आपका क्या होगा? नई पीढ़ी के लिए एक ही बात कहना है मुझे, वो चाहे मोबाइल से पढ़ें चाहे कैसे भी पढ़ें, पढ़ तो रहे हैं। प्रश्न तो ये है कि पढ़ा जा रहा है और पढ़ा अच्छा जा रहा है, और मैं ये समझ रही हूँ कि आजकल के बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं और ज़्यादा समझ रहे हैं। हाँ, एक कमी ज़रूर है नए लिखने वाले बच्चों में कि वो थोड़ा सा लिख के उन्मुक्त हो जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं और गुरु परंपरा से बिल्कुल विमुख हो रहे हैं, क्योंकि वो बड़ों से परामर्श नहीं करते। ख़ास तौर पर गज़ल आजकल के ज़माने में बहुत लोकप्रिय हो रही है, ये ठीक है, अच्छी बात है, पर उसमें एक छंद विधान होता है। अब मैं ये समझती हूँ गीत है, गज़ल है, कुछ भी है, उसमें एक सिस्टमेटिकली जिसको हम कह सकते हैं नियमबद्धता, वो बहुत ज़रूरी है। तो एक नियम से बंध के आप रचना करेंगे तो आपकी रचना उत्तम होगी और स्तरीय होगी। अब वैसे शायद गुरु ग्रंथ साहब के और गुरु गोविंद सिंह साहब की रचनाओं से लोगों का परिचय कम है, लेकिन मेरे पास एक ज्ञानपीठ की पुस्तक है रामावतार, गुरु गोविंद सिंह साहब की लिखी हुई। उसमें मैंने छंद के इतने रूप देखे हैं, 2-2 शब्दों के छंद हैं, 3-3 शब्दों के छंद हैं, इतने रूप हैं, लेकिन बिल्कुल एक मात्रा इधर से उधर नहीं होती। और हाँ, ये ज़रूर है कि वही आप आर्थिक संदर्भ की बात कर रहे थे, तो आर्थिक संबल जो है लेखक के लिए बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, आजकल के ज़माने को देखते हुए लेखक को अपने आय का दूसरा स्रोत जरूर रखना पड़ता है, और अगर दूसरा स्रोत होगा तो वो भूखा नहीं मरेगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ। क्योंकि मैं अकेली रहते हुए ये पत्रिका निकाल रही हूँ, हर अंक में मेरा 20-25 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है, कुछ बाहर से मिलता है, कुछ मुझे जेब से लगाना पड़ता है, तो उसके बावजूद मैं आराम से अपना जीवन यापन कर रही हूँ। तो लेकिन हाँ, ये है कि अगर शासकीय आधार मिल जाए, सरकार का ये दायित्व बन जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है समाज के लिए, तो आप भी उसकी कोई मदद करो। हिमाचल में ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन उसका लाभ किसको मिल रहा है मुझे नहीं पता। अब एकेडमी के लिए, एकेडमी में हर साल हिमाचली लेखकों की किताबें खरीदी जाती हैं, थोड़ा बहुत संबल तो मिल ही जाता है, लेकिन ये होता है कि कोरियर से भेजते हैं तो किताबें वापस चली जाती हैं और कहते हैं कि नहीं, वो तो डेट आउट हो गई है, आपकी किताब अब नहीं ली जा सकती। और जबकि सरकार ने नियम बनाए हुए हैं, सरकार पैसा दे रही है, सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार पैसा दे रही है। लेकिन अधिकारियों के पेट में दर्द क्यों होता है? अधिकारी जो हैं समय से पत्र नहीं निकालते और वो फिर पैसा लैप्स हो जाता है, वापस चला जाता है। इसके बारे में समाज सेवियों को कदम उठाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। हालांकि कला संस्कृति अकेडमी का नियम है कि वो पत्रिकाओं को मदद करे,
लेकिन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम इनका, प्रश्न ये होता है। अब ये अगर थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं तो पत्रिका का आसानी हो जाती है। जी, सुना जाता है कि शिक्षकों में और साहित्यकारों में राजनीति चरम सीमा तक होती है, तो ये उसका जो नुकसान है वो तो सभी को होगा ही, क्योंकि जो जिसके लिए बने हैं अगर उसी कार्य में प्रवीणता से कार्य करेंगे तो समाज का लाभ होता है, भलाई होती है। मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पर पीएचडी भी हो रही है, आप पर शोध हो रहा है, आप पर जो शोध हो रहा है कौन है शोध कर रहे हैं और किस विषय को लेकर शोध कर रहे हैं? मेरे समग्र साहित्य पर लगभग शोध कर रही हैं हीरा अन्ना कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। तो उनके गाइड हैं डॉक्टर सिद्धेश्वर, वो इस समय खटीमा में कार्यरत हैं। हीरा अन्ना वहाँ पढ़ा रही हैं और वो मेरे साहित्य को लेके पीएचडी कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने शैलसूत्र पर प्री पीएचडी की है, शैलसूत्र पर उन्होंने लघु शोध किया है और अब वो जो हैं वो मेरे साहित्य पर पीएचडी कर रही हैं। तो उन्होंने कथा कहानी, गीत गज़ल, बाल साहित्य और चौथा प्रकरण मुझे याद नहीं आ रहा क्या लिया है, शायद व्यक्तित्व। तो उन सब विषयों पर वो कुल मिला के वो पीएचडी कर रही हैं। ये बस। बहुत खूब। तो मित्रों, आज हम परिचर्चा कर रहे थे श्रीमती आशा शैली जी से, जो एक साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, जिन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें अभी तक प्रकाशित की है। ये हिमाचल की उर्दू कवित्री में से भी प्रथम महिला हैं और इनका जो शैलसूत्र नाम की पत्रिका, इसकी प्रधान संपादक रही हैं। ये वन पर्सन आर्मी है जो इस शैलसूत्र नामक की पत्रिका को, जो ऑपरेशनल पार्ट है इसको अकेले संभालती है। हालांकि कुछ लोग हैं, सहयोगी हैं, जो मदद करते हैं इसमें साहित्यिक गतिविधियों में। तो आज इनके साथ जो 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी हैं और 30 पुस्तकों के प्रकाशन का खिताब इनके पास है और अभी राम नाम का मन का भी इन्होंने जो चौपाइयों पर आधारित प्रकाशित की है। तो ऐसी एक महान शख्सियत से आज रूबरू होने का हमें मौका मिला है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में पत्रिका तो आपकी आगे बढ़े ही, और साथ में जो मार्गदर्शन आप नए लेखकों के लिए, नए कवियों के लिए देती आ रही है, उस मार्गदर्शन से नई पीढ़ी हमारी लाभान्वित होगी। और आपके दीर्घायु की और अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में हम जो दर्शक हैं ये भी मदद के हाथ आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो आपने बीड़ा उठाया साहित्य का, इसको एक चरम तक ले जाने में आप सफल होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आभार और धन्यवाद।